रोहित रोहित, एक सवाल यहाँ पे है कि जिन शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि वो राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता हैं, सारे विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं, क्या ये सब कुछ बिना उनकी सहमति से अजित पवार कर रहे हैं, या शरद पवार का अपनी पार्टी के ऊपर से कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो गया है? जैसे कि उद्धव ठाकरे के नीचे से पूरी शिवसेना निकल गई, तो क्या वो स्थितियां शरद पवार के पास है? आशुतोष जी, आप एक के बाद एक सवाल वही पूछ रहे हैं जो मेरे ही नहीं, एनसीपी के लोगों के भी दिमाग में आज है। एनसीपी के सीनियर नेताओं के दिमाग में यही सवाल है, जिनसे भी आप बात कीजिए, जो शरद पवार जी के साथ 20-20 30-30 साल काम कर चुके हैं, उन्हें भी पता नहीं कि ये सब क्या हो रहा है। और क्या 2019 का जो शपथ विधि हुआ था उसमें भी शरद पवार का एक टैसिट, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अंडरस्टैंडिंग था। कुछ लोग बोल रहे थे कि हो रहा था शायद, या नहीं था, पता नहीं, हम उस पर अभी कुछ बोल नहीं सकते। इसका कोई मजबूत एविडेंस हमारे पास नहीं है। लेकिन आपका सवाल इंटरेस्टिंग है कि क्या शरद पवार यहाँ इस तरह से जा सकते हैं, नहीं जा सकते। देखिए, बात यह है कि शरद पवार जी, जैसे आपको एक नेशनल पर्सपेक्टिव में बोलना चाहता हूँ, जैसे ममता बनर्जी ने अपना डिस्टेंस कांग्रेस से भी रखा हुआ है, कांग्रेस से भी वो दूर रहती है और बीजेपी के विरोध में रहती है, लेकिन कांग्रेस के खेमे में पूरी तरह से शामिल नहीं होती है, वैसे ही महाराष्ट्र में शरद पवार की सिचुएशन है। क्योंकि उनको कांग्रेस के साथ भी उतना ही डिस्कम्फर्ट है जितना बीजेपी के साथ ऑपोजिशन है। तो वो हमेशा अपना एक अलग पोजीशन बनाते आ रहे हैं, और ऑन माय टर्म्स, ये तो उनके किताब का मतलब फ्रंट पेज कवर का टाइटल ही है कि ऑन माय टर्म्स, मैं जो करूंगा अपने टर्म्स में करूंगा। दिल्ली से आया हुआ कांग्रेस की हाईकमांड हो, दूसरे किसी के हाईकमांड हो, उनसे आए हुए आदेशों पे मैं चलता नहीं रहूंगा, महाराष्ट्र की एक आइडेंटिटी बनाऊंगा। तो ये बात कोई जानता नहीं है कि शरद पवार और अजीत पवार, इनके बीच में टैसिट अंडरस्टैंडिंग, एक छुपा अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, और दोनों मिलके ही ये सब डबल इस तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन देखिए, शरद पवार जी ने भी बार बार मोदी जी से मुलाकात की है पिछले 2-3 सालों में, पर्सनली जाके मिले हैं कई बार, और उनको वहां पे एक्सेस है। फिर अदानी के मामले में उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जेपीसी की जरूरत नहीं है। फिर नागालैंड आप देखिए, नेशनल पर्सपेक्टिव, वहां पे एनसीपी ने सीधे तौर पे वहां के बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया हुआ है। तो ये इंडिकेशंस सब दिख रहे हैं कि मामला किसी भी तरफ मुड़ सकता है, और शरद पवार, बीइंग शरद पवार, ही इज कीपिंग ऑल हिज ऑप्शंस ओपन। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग इन एवरी डिबेट। उनका किस तरफ मुड़ना मुमकिन है, ये बात उनके साथ 20-30 साल काम किए हुए उनके जो कलीग्स हैं वो भी नहीं जानते कि किस तरफ वो जाएगा। लेकिन किसी भी तरफ जाएगा। लेकिन एक तो आपकी बात बहुत सही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़े ट्विस्ट और टर्न्स अगले कुछ हफ्तों में आपको देखने को मिलेंगे, शायद अगले कुछ महीनों में, और उस पे भारी तौर पे चर्चा और ब्रेकिंग न्यूज मिलती रहेगी, आशुतोष जी। बिल्कुल। वाहिद अली खान, आपका आपका क्या असेसमेंट है शरद पवार के बारे में? क्या शरद पवार जो विपक्षी एकता के बड़े हीरो माने जाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के चाणक्य माने जाते हैं, और लोग कहते हैं कि भाई उनकी वजह से पिछली बार जो है बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, तो क्या वो डिच मार सकते हैं? आपका क्या असेसमेंट है? आशुतोष जी नमस्कार। यहाँ पे बैठे तमाम मेरे वरिष्ठ साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि शरद पवार का दूसरा नाम है शरद पावर महाराष्ट्र के अंदर, और उनको पावरफुल मैन कहा जाता है। आज भी शरद पवार के एक आह्वान में महाराष्ट्र की राजनीति उथल पुथल होती है, बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन यहाँ हमें एक चुनावी समीकरण और एक वोट बैंक की राजनीति भी समझना पड़ेगा। आशुतोष जी, शरद पवार जी कांग्रेस से निकलकर उन्होंने एनसीपी बनाई। उनका वोट बैंक क्या है, थोड़ा हम उस पर नजर डालते हैं। उनका वोट बैंक है मराठा वोट बैंक, उनका वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक। काफी अच्छे मंत्री, काफी अच्छी जगहों से मुस्लिम उनको सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। अगर शरद पवार ऐसे वक्त पर बीजेपी के साथ शामिल होते हैं या अजीत दादा पवार ही शामिल होते हैं, तो ये नुकसान आने वाले 6-8 महीनों में दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन 6-8 महीनों से ज्यादा दूर पे नहीं है, 2024। अगर आज की रियलिटी में मानूं, मैं तमाम लोगों से बातचीत करता बैठा हूं। आज भी एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ में थे दिन भर। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, क्या एकनाथ शिंदे अलग कर रहे हैं आप लोग? तो उनका कहना है कि वाहिद भाई, ऐसा उथल पुथल मचा के हमारा क्या फायदा होगा। मानता हूं कि एकनाथ शिंदे को अलग करके हमारा फायदा अभी फिलहाल नहीं होगा, तो नुकसान भी नहीं होगा। देखिए, आज बीएमसी इलेक्शन यहां पर बाकी है।
विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा का इलेक्शन है, बीएमसी इलेक्शन जो काफी महीनों से सालों से ड्यू पड़ा है, उसको इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि उनको पता है कि सिंपैथी वोट जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ जाने वाली है और उसका पूरा फायदा उद्धव ठाकरे को आएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।